हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीआरपीएफ की 101 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, यानी मैराथन क्लास पे। आप सबको पता है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की डेट आ चुकी है। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के मध्य परीक्षा होगी और जो जीके के जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो इस सेक्शन को यानी क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक सजेस्ट करूंगा कि हमारे सेडा क्लासेस ऐप के ऊपर 3500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ हमने अपलोड कर रखी है, जिसमें सीआरपीएफ ट्रेडमैन और कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन डाले हैं। तो एक बार विजिट करें ऐप को और वहां से क्या है उन क्वेश्चनों को रीड करें। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ जो होगी, अंत में जो पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। सेडा क्लासेस ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उनसे आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया टिहरी बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कहां स्थित है। तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर नदी की बात करें, किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी पूछी जाती है बांध की, तो किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी। किस नदी पर बना? भागीरथी नदी पर बना हुआ। और यह ध्यान रखिए मुख्य बात, भागीरथी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है भागीरथी। तो क्लियर है, जो टिहरी बांध है वो किस राज्य में बना है? उत्तराखंड राज्य में। किस नदी पर बना है? तो वो टिहरी नदी पर, इस पे भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? लिग्नाइट जो है किसका एक क्या है प्रकार है? तो लिग्नाइट जो है एक कोयले का प्रकार है। क्या है? कोयले का एक प्रकार है। आप सबको पता है कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रकार पूछा जाता है, दूसरा उनके प्रकार पूछा जाता है। तो पहला कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट पहला जो उच्चतम कोटि का जो होता है, सबसे उच्चतम कोटि का या उच्च क्वालिटी का जो कोयला बोला जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 80% से भी क्या है 80% से भी क्या है अधिक होती है। तो उच्चतम कोटि का जो कोयला होता है, पहले नंबर का जो कोयला बोला जाता है वो एंथ्रोसाइट होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है लिग्नाइट, बिटुमिन कोयला। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है लिग्नाइट कोयला। और चौथे नंबर पे जो आता है वो होता है नरम कोयला। मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है या निम्न में से कोयले का प्रकार है। दूसरा जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि एंथ्रोसाइट जो है कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, या सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रोसाइट होता है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयला होता है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयला जो होता है वो नरम कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 28% से भी क्या है कम होती है। तो क्लियर है, सबसे उच्चतम कोटि का ध्यान रखें, कोयले के 4 प्रकार ध्यान रखें, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। देखिए विश्व का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप जो है वो विश्व का क्या है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आप सबको पता ही है कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान का नृत्य है। किस राज्य का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे नृत्य से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एक बिहू नृत्य पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या एओसी का या सीआरपी का या आर्मी का, किसी भी कंपटीशन का हो, 10th लेवल की जो भर्तियां उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है बिहू। एक पूछा जाता है पोंगल। क्या पूछा? पोंगल पूछा जाता है। एक डांडिया, एक क्या पूछा जाता है? डांडिया पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है गरबा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बिहू पूछा जाता है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य व त्योहार दोनों है। तो किस राज्य का? असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। और डांडिया और गरबा जो है दोनों गुजरात राज्य के। चलिए अगला क्वेश्चन,
गोबी रेगिस्तान कहां स्थित है? देखिए गोबी रेगिस्तान या गोबी मरुस्थल, मरुस्थल कहां स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है वो भारत के विश्व के किस देश में स्थित है? तो वो मंगोलिया चीन में स्थित है। कहां स्थित है? मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, आप सबको पता ही है। इसकी जो स्थिति है, कहां स्थित है? तो सहारा जो मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि जो क्वेश्चन जो है सहारा, ये आप सबको पता ही है कि मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा सहारा है। इसकी क्या पूछी जाती है? कहां स्थित है, स्थिति ज्यादा पूछी जाती है, या कोई चीज बोल सकते हैं हम बड़ा तो दूसरा बड़ा, या छोटा या दूसरा स्थान, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थिति जो है वो कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। फिर जो कालाहारी मरुस्थल पूछा जाता है एक ज्यादा, कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहां स्थित है? तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। हो सकता है ऑप्शन में दे दे, कालाहारी दे दे, गोबी दे दे और सहारा दे दे, उसमें दे दिया जाए कि उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमाता है, उन्हीं क्वेश्चनों का क्या है घुमाने की कोशिश करता है ताकि लेवल जो है वो हाई बनाने के लिए। तो समझने की है उत्तरी अफ्रीका में जो है वो कौन सा है? कालाहारी। और दक्षिण अफ्रीका में एशिया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। गोबी रेगिस्तान पूछा जाए तो कहां स्थित है? तो गोबी मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान में भी कुछ विस्तार है और भारत में भी है। 80% से अधिक विस्तार जो है वो थार मरुस्थल का भारत में ही है। तो मुख्यतः भारत का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और कहां स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? आप सबको पता है दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता। पूछा जाए कि प्राचीन राजधानी या दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? तो वो कोलकाता थी। क्या पूछा गया? संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई। मान ले दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी घोषित जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो वो 69वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। हो सकता है यहां संविधान संशोधन पूछा गया या सन पूछ लिया जाए तो कब किया गई थी? तो 1991 में। कब किया गया? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। जिसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें दिल्ली जो है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित का क्या है? 69वें संविधान संशोधन में क्या है? उल्लेख मिलता है। 69वां संविधान संशोधन जो है वो 1991 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है मेहरौली। मेहरौली लोहा स्तंभ कहां स्थित है? मेहरौली लोहा स्तंभ जो है वो कहां स्थित है? तो मेहरौली लोहा स्तंभ जो है वो दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली कुतुब मीनार के पास क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गुट निरपेक्षण सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? पहला गुट निरपेक्षण सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में ये क्या है? आयोजित हुआ था। और आयोजित के समय इसमें संगठन में ये जो प्रथम गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन संगठन जो है यह एक संगठन है। इसमें 24 देश जो इसमें क्या है शामिल थे, हस्ताक्षर किया थे इसके संस्थापक के समय। और इसके वर्तमान सदस्य, वर्तमान कितने देश शामिल है? तो 120 देश इसमें वर्तमान में शामिल है, यह भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, द्वीपक्षीय नौसेना अभ्यास शक्ति 2023 किन दो देशों के मध्य हुआ? देखिए द्वीपक्षीय जो युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य हुआ? ये सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होता है कि किस सेना के मध्य हुआ। पूछा जाए तो ये नौसेना के मध्य हुआ था। अब क्या पूछा गया है? किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के यह मध्य हुआ था। और एक बात ध्यान रखें, जो अब पीछे जो परीक्षा लगी थी आर्मी की जो 17 अप्रैल से, उसमें इसका आयोजन स्थल पूछा गया था कि द्वीपक्षीय नौसेना युद्ध शक्ति अभ्यास जो है ये कहां आयोजित हुआ था? आयोजन स्थल पूछा गया था। तो आयोजन स्थल जो था इसका कौन सा था? इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था। कहां हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में यह क्या है? आयोजित हुआ। किन दो सेना के मध्य हुआ था? नौसेना के मध्य। किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगला देखिए, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहां आयोजित हुई? जैन धर्म की पहली बौद्ध संगीति, जैन धर्म की जो संगीति जो है ज्ञान के बाद,
ज्ञान के बाद जो ज्ञान का प्रसार जो करते हैं उसको संगीतियां बोलते हैं। तो उस संगीति का जो है आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। मुख्य बात यह देना कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म में जो है 2 संगीतियां हुई थी। कितनी? अगर संगीतियां पूछी जाए कितनी हुई थी तो कुल 2 संगीतियां हुई थी। पहली जो संगीति हुई थी वो कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। कहां आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी भी याद रखिए, दूसरी जो है बल्लवी गुजरात के अंदर हुई थी। बल्लवी गुजरात राज्य के अंदर आयोजित हुई। तो जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी? 2। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी कहां हुई थी? बल्लवी गुजरात में आयोजित हुई। इसके साथ साथ नोट करेंगे बौद्ध धर्म की भी पूछी जाती है। बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी? तो सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखेंगे 4 संगीतियां का आयोजित हुई। 4 संगीतियों का क्या है? आयोजन हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो पहली पूछी जाती है। तो पहली कहां आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। दूसरी जो आयोजित हुई थी वैशाली में। और तीसरी संगीति पूछी जाती है वो पाटलिपुत्र में। कहां आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसके साथ साथ यह ध्यान रखें पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति व बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन हुआ था। और चौथी जो अंतिम है वो कुंडलवन में आयोजित हुई थी। तो क्लियर है, जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन हुआ था और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का। जैन धर्म में पहली संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जो कहा बल्लवी गुजरात में। और बौद्ध धर्म में 4 हुई थी। पहली का राजगृह में, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो है वो कुंडलवन में आयोजित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर चोटी है। कहां स्थित है? स्थिति की बात करूं तो ये राजस्थान सिरोही में। कहां स्थित है? सिरोही राजस्थान में यह स्थित है। अरावली पर्वत की एक मुख्य बात यह ध्यान रखें, यह प्राचीन यानी सबसे पुरानी या प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो मानी जाती है, जो सबसे प्राचीन श्रृंखला जो है वो कौन सी है? अरावली। प्राचीन पूछी जाए तो कौन सी है? अरावली। अगर नवीनतम की बात करूं तो नवीनतम जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला मानी जाती है वो कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का 4 राज्यों में विस्तार मिलता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इसका विस्तार मिलता है। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कहां स्थित है? माउंट आबू यानी सिरोही जिले राजस्थान में यह स्थित है। इसके साथ साथ नोट करेंगे धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। और इसके साथ साथ अनाईमुडी भी ध्यान रखें, अनाईमुडी चोटी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अनाईमुडी है। और कहां स्थित है? तो केरल राज्य में। कहां स्थित है? केरल राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी? देखिए हम्पी कहां स्थित है? ये हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये कहां की राजधानी है? किस साम्राज्य की राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। काफी चर्चित राजधानी, काफी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की है? तो साम्राज्य है वो विजयनगर साम्राज्य। कहां स्थित है? तो एमपी कर्नाटक में। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। ये देखिए 2 भाई थे, हरिहर अलग था और बुक्का अलग था। दोनों भाई थे जिन्होंने क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सूर्य किन गैसों का बना होता है या सूर्य किन गैसों का गोला है? तो सूर्य में सर्वाधिक जो गैसें पाई जाती है वो कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो 70% जो गैस जो पाई जाती है इसमें वो हाइड्रोजन पाई जाती है। 28%
28% जो है वो हीलियम पाई जाती है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य किन गैसों का गोला है, तो मुख्यतः जो है वो हाइड्रोजन गैस ही में। अगर दो ऑप्शन दिए हो हाइड्रोजन और हीलियम तो दोनों कर सकते हैं 28%। वैसे अदर भी गैस होती है, इसमें 2% बच गई उसमें, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यानी कि यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ को क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं, तो कुल जो है इसमें 15 देश हैं। कितने देश हैं, कुल 15 देश हैं। यहां क्या पूछा गया, अस्थायी सदस्य देश पूछे गए हैं, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य देश कितने हैं, 5 हैं, और अस्थायी सदस्य देश कितने हैं, 15 हैं। अब देखिए समझिए, अगर कुल पूछा जाए तो 15 देश हैं, स्थायी पूछे जाए तो 5 देश हैं, और अस्थायी पूछा जाए तो कितने हैं, 10 देश इसमें शामिल है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला तो ये पूछा जाता है स्थायी या अस्थायी, कुल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। फिर पूछा जाता है 27 देशों के नाम पूछे जाते हैं। नाम से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा यूएनओ का स्थायी सदस्य अंग है या स्थायी सदस्य देश है या नहीं है, तो उनको भी ध्यान रखें। स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, पहला देश है चीन, दूसरा जो देश है अमेरिका, कौन सा है, अमेरिका, और तीसरा जो देश है वो है रूस, और चौथा जो देश है इसमें फ्रांस, कौन सा है, फ्रांस, और पांचवा जो देश है वो ब्रिटेन, कौन सा देश है, ब्रिटेन। ये 5-10 देश जो है सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य अंग है। अस्थायी सदस्यों के नाम नहीं पूछे जाते, सिर्फ उनकी क्या है, संख्या पूछी जाती है। तो क्लियर है। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना की। क्या बात करते हैं, स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना कब हुई, स्थापना भी पूछी जाती है। स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी नोट कर ले, मुख्यालय कहां स्थित है, मुख्यालय जो है वो कहां है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहां स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। तो क्लियर है। कुल देश पूछे जाए तो इसमें 15 शामिल है, 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और चीन है। अस्थायी सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज या साम्राज्य की उत्पत्ति कहां हुई या स्थापना कोई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कब हुई थी और कहां हुई थी। यहां क्या पूछा गया, कहां हुई। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कोलकाता शहर से की गई थी। कब की गई थी, तो ये 1828 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना, 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1828 में की गई थी। किस राज्य में की गई थी सर्वप्रथम, तो कोलकाता राज्य में की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो डुरंड रेखा जो है वो भारत, अफगानिस्तान और भारत के मध्य स्थित है। किसे, भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसकी दूरी याद रखें, दूरी इसलिए याद रखें क्योंकि सबसे कम सीमा जो देश बनाता है भारत के साथ वो कौन बनाता है, अफगानिस्तान ही बनाता है। सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है। और उसके साथ साथ ये भी नोट करें, भारत और पाकिस्तान का भी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान। इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती, एक सर्वाधिक की पूछी जाती है, एक न्यूनतम की पूछी जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसको भी क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसके साथ साथ नोट कर ले, चीन और भारत, चीन और भारत के मध्य जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखे, सबसे न्यूनतम पूछी जाती है, ज्यादातर लंबा
दूरी पूछी जाती है। और रेड कलर रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच जो लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 4096, यानी सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो कौन सी है? भारत और बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? 4096 लगती है, 5 राज्यों के साथ। राज्य भी पूछे जा सकते हैं, तो कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई? देखिए संविधान जो है हमारा, उसमें जो है नीति निर्देशक तत्व, हमारे संविधान में जो है राइट्स जो हैं वो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो यहां पूछा गया है नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत जो है, अवधारणा जो किस देश से लेकर हमारे जो देश में क्या है सम्मिलित की गई, हमारे भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया। तो आयरलैंड से ली गई थी। कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके साथ साथ ज्यादा जो पूछी जाती है वो भी नोट करेंगे। प्रस्तावना पूछी जाती है। प्रस्तावना का जो प्रस्तावना जो है वो किस देश से ली गई है? प्रस्तावना जो है वो किस देश से जो है वो ली गई है? तो प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई। प्रस्तावना जी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से जो ली गई है। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का अधिकार जो है वो कहां से लिया गया है? तो यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो वो 1876 में लड़ी गई। कब लड़ी गई थी? 1876 में हल्दी घाटी का क्या है युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये जो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है ये महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और इसका परिणाम स्वरूप जो है वो अलग अलग है। एनसीईआरटी बुक में अलग है और जो है वो छोटे पब्लिकेशन की बुक है उसमें अलग है। तो ये नहीं पूछा जाता सिर्फ, या तो पूछा जाता है कब हुआ, या ये पूछा जाता है कि इसमें किन किन के मध्य हुआ। तो ये ध्यान कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था ये, ठीक है, और राजस्थान की भूमि पर लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। देखिए मोहनजोदड़ो जो सभ्यता जो थी उसका नष्ट होने का, विनाशकारी होने का, नष्ट होने का जो कारण जो बताया जाता है, एक मलेरिया नामक महाबीमारी के कारण जो यह नष्ट हो गई थी, इसलिए इन्हें क्या है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी नोट करेंगे, काली चूड़ियां जो है, काली चूड़ियां जो है शाब्दिक अर्थ भी बोल सकते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। और इनकी खोज भी नोट कर लें। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो भी पूछी जाती है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। यह खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी, शॉर्ट में लिखता हूं आर.डी. बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की गई थी। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके 2 अवशेष भी ध्यान रखें। सनानागार जो है, सनानागार के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे? तो वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। काली चूड़ियां जो है, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां जो है कालीबंगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है काली चूड़ियां के जो है वो सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। और इसकी भी खोज याद रखें तो कालीबंगा की खोज जो है वो 1953 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी। कालीबंगा कहां स्थित है? तो ये राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर बात करें नदी की तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी। किस नदी? घग्गर नदी तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो वो कालीबंगा स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सप्ताह जो है वो मई में बनाया गया था। तो कब से कब तक बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 11 मई से लेकर 14 मई तक बनाया गया था। स्थल भी इसका याद रखें, कहां बनाया गया, कहां आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित जो किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका क्या है आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अपना जो ज्ञान का जो प्रसारण जो किया था, पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? पहला उपदेश है जो है वो सारनाथ में दिया था। और इस जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये सबको पता है कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। जो बौद्ध धर्म ने पहला अपना उपदेश जो दिया था उसका एक नाम दिया गया था, उसका नाम था धर्म, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किसको कहा गया? तो वो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश यानी प्रथम उपदेश को जो है वो नाम दिया गया था। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा कि धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो किससे है? उपदेश से संबंधित है, प्रथम उपदेश से गौतम बुद्ध ने दिया था। कहां दिया था? तो वे सारनाथ में दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, यानी एशियाई खेल जो है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो थी वो कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो कमलजीत सिंधु थी। कौन थी? कमलजीत सिंधु थी, जिन्होंने भारत पहला जो है वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें 1970 में इन्होंने क्या है एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह एक जो खिलाड़ी जो थी, ये एथलीट खिलाड़ी थी 400 मीटर की। किसकी? 400 मीटर की क्या है? एथलीट खिलाड़ी थी। और ओलंपिक खेलों में कर्ण मल्लेश्वरी ने जीता था। ओलंपिक खेलों की अगर पूछी जाए, बात करें ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो कर्ण मल्लेश्वरी ने जीता था। फिर बात करते हैं कि एशियाई खेलों का शुभारंभ जो है कहां से हुआ, या प्रथम एशियाई खेलों का जो है मेजबानी किस देश ने की? तो एशियाई खेलों का शुभारंभ जो है वो 1951 हमारे भारत देश से हुआ था। भारत से हुआ था। कहां आयोजित हुआ था? तो भारत में, यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहां? दिल्ली में। पूछा जाए कि प्रथम एशियाई खेलों की किस देश ने मेजबानी की थी? तो भारत ने की थी। कब की थी? 1951 में की थी। एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, जो तीनों जो खेल हैं ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या है आयोजित होते हैं। तो क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। कहां है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ये क्यों, किस लिए प्रसिद्ध है? क्यों जो चर्चित जो है वो किस लिए है? ये देखिए, किबुल लामजो, किबुल लामजो नामक जो है एक अभ्यारण्य है जो विश्व का सबसे मतलब यानी कि पर्यटक मान सकते हैं तैरता हुआ अभ्यारण्य जो दिखाई देता है। लोकटक झील पे जो तैरता हुआ जो अभ्यारण्य जो दिखाई देता है, एकमात्र अभ्यारण्य है किबुल लामजो अभ्यारण्य जो है वो मणिपुर लोकटक झील पर क्या है ये तैरता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ज्यादातर क्या है चर्चित है। पीछे क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया था कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए विख्यात है? तो ये इस पे क्या है एक किबुल लामजो नामक एक क्या है अभ्यारण्य बना हुआ है जो तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी प्रवृत्ति जो है एक तैरता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए सीबीआई आपको पता है कि ये खुफिया गुप्तचर एजेंसी है भारत की। तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? जो है वो 1963 में हुई। इसका एक सीईओ और ध्यान रखें, इसका सीईओ वर्तमान सीईओ हो सकता है पूछा जाए, वर्तमान सीईओ है वो प्रवीण सूद जो है इसके क्या है सीबीआई के वर्तमान सीईओ है। सीबीआई की स्थापना जो है वो 1963 में की गई थी। यह एक क्या है भारत की गुप्तचर एजेंसी है, खुफिया गुप्तचर एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दिया तेल संशोधक कारखाना भारत के किस राज्य में से? हल्दिया जो तेल खाना जो है या बोल सकते हैं तेल रिफाइनरी, हल्दिया तेल रिफाइनरी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे पुरानी भी पूछी जाती है या प्रथम तेल रिफाइनरी, प्रथम अगर पूछा जाए प्रथम तेल रिफाइनरी प्रथम तेल रिफाइनरी पूछी जाए तो वो कौन सी है? डिगबोई असम। यह भी पूछा गया डिगबोई कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। यह भारत की पहली या
सबसे प्राचीन तेल रिफाइनरी, तेल संशोधन कारखाना जो भारत ने सबसे पहले तेल कारखाना जो है स्थापित किया था वो कौन सा था? डिगबोई असम के अंदर यह स्थापित किया था। हल्दिया कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एक और ध्यान रखें, पूछा जाए कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत की, देखिए यहां लिखता हूं, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है तो वो कौन सी है? जामनगर। जामनगर गुजरात में स्थित है। पूछा जाए कि जामनगर तेल रिफाइनरी कहां स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। प्रथम तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई, जो कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और हल्दिया तेल संशोधन कारखाना कहां स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने? क्या पूछा गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन बने? तो ये सचिव कौन बने थे? अजीत कुमार। कौन बने थे? अजीत कुमार जो है वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है? नए अध्यक्ष और सचिव है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वो 1948 में, आजाद भारत की आजादी के बाद 1948 में इसकी क्या है? परमाणु ऊर्जा की क्या है? केंद्र की जो है वो स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर मुख्यालय पूछा जाए परमाणु ऊर्जा केंद्र का तो कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो 1948 में की गई थी। इसके वर्तमान जो सचिव जो है कौन है? वो अजीत कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्षा किस विषय का? देखिए रक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, किस सूची में आता है? इस क्वेश्चन से पहले समझेंगे एक बार। देखिए, एक होती है राज्य सूची। क्या होती है? राज्य सूची। राज्य सूची वो होती है जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार जो होता है, उस पे कानून जो स्थापित जो करती है वो सिर्फ राज्य सरकार करती है। जैसे पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस। तो जो पुलिस जो फोर्स जो है वो क्या होती है? जिसपे अधिकार जो कानून बनाने का, नियम लागू करने का जो अधिकार जो होता है वो केवल क्या है? राज्य सरकार को होता है। कोई भी योजना जो है जिसपे अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार का जो अधिकार है वो किस में शामिल होती है? राज्य सूची में शामिल होती है। जैसे पुलिस हो गई, फिर हो गई कृषि, कृषि हो गई, पुलिस कृषि, और एग्जाम्पल गिरी पशुपालन, पशुपालन। इन पर सभी पर नियम या कानून जो भी लागू करना, जो अधिकार जो होता है, चलाने का, जो बंद करने का जो भी अधिकार जो होता है, पूर्णतः जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। दूसरी सूची होती है संघ सूची। दूसरी सूची कौन सी होती है? संघ सूची होती है। संघ सूची में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है उस पे कानून बनाने का या हटाने का। जो जितने उसमें जो है संशोधन करने का जो अधिकार जो होता है वो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार का। जैसे रक्षा का अधिकार, हमारी रक्षा प्रोटेक्शन का अधिकार। दूसरा जो विदेशी मतलब आक्रमण का जो हो गया मानते हैं वो विदेशी जो अधिकार, या आर्मी, एयर में, नेवी जो आगे आर्मी एयरफोर्स हो गई, जो इन पे जो कानून जो अधिकार जो होता है ये सेंटर, जैसे हम बोल सकते हैं जॉब जो होती है सेंटर लेवल की जो होती है उसमें केवल और केवल सेंटर का अधिकार होता है। तो रक्षा हो गई। फिर हो गई रेलवे। रेलवे जो है, रेलवे वो भी क्या है? केंद्र सरकार के अंदर आती है, जिसपे लिखा होता है भारतीय रेलवे। ऐसे कभी नहीं लिखा होता कि राजस्थान रेलवे, हरियाणा रेलवे। तो उस पे अधिकार किसका होता है? रेलवे जो है। रक्षा होगी एग्जाम्पल के लिए दो, समझने के लिए। तो दोनों पर जो केंद्र सरकार का जो अधिकार जो होता है, नियम जो लागू करती है, संशोधन करने का जो अधिकार होता है वो संघ सूची का विषय होती है। तीसरी जो होती है समवर्ती, समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। तीसरी जो होती है वो क्या होती है? समवर्ती सूची होती है, जिसपे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन, यानी दोनों की क्या है? मिलकर कानून बनाने का जो अधिकार जो होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बिजली बोर्ड, बिजली या समाचार, समाचार पत्र, इन पर क्या है? दोनों जो अधिकार जो होता है बनाने का जो अधिकार जो है इस पे किसका होता है? समवर्ती सूची में विषय में आते हैं। और इस पे किसका अधिकार जो होता है?
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या है, अपना कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में सम्मिलित है या किस वेद से मिलता है, प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद से होता है। किससे प्राप्त होता है, ऋग्वेद से होता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद कह सकते हैं, प्रथम वेद कह सकते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसमें ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो किसका मिलता है, गायत्री मंत्र का मिलता है। उल्लेख से संबंधित अगर बात करें, सर्वाधिक जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, एक सामवेद में पूछा जाता है। एक किस में पूछा जाता है, सामवेद में पूछा जाता है कि सामवेद में किसका उल्लेख है, तो संगीत का। संगीत का उल्लेख या संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की, तो यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसका मिलता है, यज्ञवेदी। यज्ञवेदी यज्ञ करने की प्रक्रिया या मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करने की प्रक्रिया या यज्ञ करने की विधि का जो उल्लेख जो मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत का वेद मिलता है, जिसे संगीत का जनक कहा जाता है। अंतिम या नवीनतम जिसको बोला जाता है कि सबसे नवीनतम जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें जादू टोना, जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या आप सबको पता ही है कितनी है, कुल वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। क्लियर है किस वेद का किस में उल्लेख मिलता है, तो ज्यादातर पूछा जाता है वो ऋग्वेद और सामवेद का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक प्राचीन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है नवीनतम। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। और सूर्य का भी ध्यान रखें, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध ग्रह। और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह, हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह जो पूछा जाए तो कौन सा है, बुध ग्रह है। और कंफ्यूजन जो क्वेश्चन करता है वो ये करता है सूर्य के अगर सबसे नजदीक है तो हम कह सकते हैं कि सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, वो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह वो शुक्र ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके कारण CO2 की जो मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक जो है वो शुक्र ग्रह में, इसलिए क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा है, शुक्र। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह और बुध सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो किस सन में की गई थी, तो 1993 में इसकी क्या है, शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1993 में क्या है, महिला और बेरोजगार युवाओं को क्या है, रोजगार देने की योजना थी। इसकी शुरुआत जो 1993 में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है कितने राज्यों से होकर गुजरती, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से निम्न में से किस राज्य से गुजरती है या नहीं गुजरती है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कितने डिग्री पर होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना बस। दक्षिण, क्योंकि अगर हम कर देंगे कि दक्षिणी अक्षांश, अगर कर देंगे क्या है ये उत्तरी अक्षांश कर लेना, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश अगर हम कर देंगे दक्षिणी अक्षांश तो क्या है, रेखा बदल जाएगी, मकर रेखा आ जाएगी। तो ये 23.5 डिग्री से गुजरती है। अब बात करते हैं राज्यों की, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो ये सबसे पहले तो हम याद रखेंगे गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, कौन सा है, मध्य प्रदेश, चौथा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़, पांचवा जो राज्य है वो झारखंड, कौन सा राज्य, झारखंड, और छठा जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, और सातवां जो राज्य है वो मिजोरम।
कौन सा है? मिजोरम। और 8वां अंतिम राज्य जो है वो त्रिपुरा राज्य है। कौन सा है? त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक खींची गई रेखा है। खींची गई काल्पनिक रेखा पूछी जाए तो वो कौन सी है? कर्क रेखा है। कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? मदर टेरेसा को जो है किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था? तो मदर टेरेसा को जो है वो 1989 में मिला था। कब मिला था? 1989 में मिला था। क्षेत्र भी ध्यान रखें, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? शांत क्षेत्र पूछा जाता है तो किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। भारत की यह प्रथम महिला थी, प्रथम महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारत की पहली महिला कौन थी? तो वो मदर टेरेसा थी। कब दिया गया? 1989 में। किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति क्षेत्र में दिया गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्यक्ति पूछा जाए तो कि किस व्यक्ति को दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते? तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया। क्षेत्र इनका क्या था? तो वो साहित्य में दिया गया था, साहित्य कला बोल सकते हैं। तो किस क्षेत्र में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? साहित्य में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1989 में दिया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखता हूं। नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 में हुई। ये भी नोट कर ले, शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बार इसको हाइड करता हूं। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो शुरुआत जो है वो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। क्षेत्र देखिए, काफी बार पूछा गया क्षेत्र है। तो पहला जो क्षेत्र है वो शांति क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो साहित्य क्षेत्र में। तीसरा जो आता है वो रसायन विज्ञान में दिया जाता है। चौथा जो क्षेत्र आता है वो भौतिक विज्ञान, भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा जो क्षेत्र आता है वो आता है चिकित्सा क्षेत्र में, और अंतिम जो आता है वो अर्थशास्त्र। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्लियर है। क्षेत्र पूछा जाए, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा, निम्न में से, जिस तरीके से कर्क रेखा का पूछा गया, निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या नहीं दिया जाता। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? भारत की यानी पानी के नीचे जो है सुरंग जो है वो भारत के किस राज्य, किस शहर में बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां बनाई जाएगी? मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई किस महासागर में से? विश्व की सबसे गहरी खाई जो है, यानी गर्त बोलते हैं जिसको, खाई या गर्त या दर्रा भी कहते हैं, तो वो किस महासागर में स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में से? प्रशांत महासागर में। अगर खाई की बात करते हैं उसका नाम जो है वो क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरी खाई है। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसीलिए प्रशांत महासागर को क्या है? सबसे गहरा महासागर भी कहा जाता है, गहरा या बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। क्लियर है? गहरी खाई कौन सी है, गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया?
या मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो ये 1191 में हराया था। 1191 में तराइन का क्या हुआ था? प्रथम युद्ध था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। पहले युद्ध में जो है क्या है, पृथ्वीराज चौहान जो क्या हुए थे? विजय हुए थे। दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जो क्या है, विजय हुए थे। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या है, विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान जो क्या है, हार गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छऊ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया? छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ जो है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की संयुक्त बैठक के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? तो अध्यक्षता जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद में बुलाने का, निमंत्रण भेजने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता अगर बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों की क्या है, अध्यक्षता करता है। निमंत्रण करना या बैठक बुलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, लोकसभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, धन विधेयक। धन विधेयक जो है वो कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक जो है वो पेश नहीं किया जाता। वाकई में यह धन विधेयक है, इसकी जांच जो करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जांच करके फिर इसको क्या है, लोकसभा में पेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में जारी बाघों की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, बाघों की क्या है, जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है? यानी 2022 में जो बाघों की जो जनगणना हुई है, उस जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत में 2023 में जो जनगणना हुई उसमें सर्वाधिक जो संख्या जो है वो कितनी है? तो 3167। कुल बाघों की संख्या भारत में कितनी है 2023 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार? तो कितने हैं? 3167। एक मुख्य बात नोट करेंगे आप, सर्वाधिक अगर पूछी जाए किस राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। लगभग 230, लगभग आंकड़े है 230 जो है, आंकड़े पूछे नहीं जाते, मैंने तो वैसे ही लिख दिया। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। और सर्वाधिक कितनी संख्या है कुल टोटल पूछा जाए तो वो 3167 है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी नहीं है। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी ट्रॉफी है जो फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। सुब्रोता कप है, यह भी क्या है, फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। और रोवर्स कप जो है यह भी फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। और रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे, क्रिकेट खेल से संबंधित ट्रॉफी है। किससे है? क्रिकेट खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दो ट्रॉफियां, एक ट्रॉफियां और नोट करें, फुटबॉल खेल में ही पूछी जाती है, फीफा कप, फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? 2022 विश्व फीफा कप जो आयोजित हुए थे वो कहां आयोजित हुए थे? वो कतर में आयोजित हुए, ये भी ध्यान रखें। तो फीफा विश्व कप जो है वो किस में दी जाती है? वो फुटबॉल में दी जाए। एक संतोष ट्रॉफी, ये भी किस में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी कप किस खेल में दी जाती है? तो ये भी फुटबॉल खेल में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी है वो किस में? क्रिकेट में दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत की स्थिति जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए हमारा जो गोलार्ध जो है, ये हम उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया और ये
पूर्व हो गया, ये हमारी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। भारत जो है वो यहाँ स्थित है, तो इसको बोल सकते हैं भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है थोड़ा राइटिंग में दिक्कत आ सकती है क्योंकि क्लास है जो ज्यादा लंबी है, ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए क्या थोड़ा फास्टली रीड कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? नवीनतम संविधान जो मतलब बोल सकते हैं जो अंत में, जैसे हम बोल सकते हैं हाल ही में बोल सकते हैं, नवीनतम जो संविधान बना है वो किस देश ने बनाया? तो नेपाल देश ने बनाया था 2015 में। कब बनाया था? नवीनतम संविधान जो है वो नेपाल देश ने अपना एक संविधान बनाया था। कब बनाया था? 2015 में। और नेपाल का संविधान जो है वो सबसे नवीनतम। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन, पूछा जाए सबसे पुराना या संविधान के जनक, जो संविधान सर्वप्रथम जो बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। प्रथम संविधान अमेरिका ने बनाया था। और एक मोस्टली इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो हमारे किस देश का है? भारत देश का है। किस देश का है? भारत का जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे नवीनतम पूछा जाए तो नेपाल का है। कब बनाया था? 2015 में। और सबसे अगर पूछा जाए प्रथम किस देश ने बनाया था, तो किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है बनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पर बनाया जाता है? मुख्य नोट करेंगे, किसकी जयंती पर बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो वो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है वो कौन सा दिवस बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 12 जनवरी को बनाया जाता है। फिर स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी। किसकी की थी? मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक जो थे उन्होंने क्या है श्रीलंका किसको भेजा? सबसे पहले तो देखिए समझेंगे, महान अशोक जो थे इनने एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध जिसको बोलते हैं। जिस कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक जो क्या है विजय हुए थे। उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो युद्ध में जो लोगों की जो दशा हुई थी उसको इसने क्या है नकारते हुए जो स्वीकारते हुए क्या है निर्णय लिया कि आज के बाद जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या है ग्रहण किया। तो पूछा जाता है कि अशोक ने जो है किस धर्म को ग्रहण किया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस युद्ध के बाद अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। कलिंग युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 261 ईस्वी में लड़ा गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बौद्ध धर्म ने प्रचार के लिए किसको भेजा था? संघमित्रा जो थी इनकी पुत्री थी। क्या थी? इनकी एक पुत्री थी संघमित्रा, जिनको क्या है अशोक ने श्रीलंका भेजा था। संघमित्रा पुत्री थी और एक इनका पुत्र जिसका नाम था महेंद्र। क्या था? महेंद्र और संघमित्रा दोनों को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो किसको? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। महेंद्र इनका पुत्र था और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। तो कलिंग अगर पूछा जाए अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, किस युद्ध के बाद अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहां हुआ था? भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण जो है वो कहां किया गया था? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था परमाणु परीक्षा केंद्र कहां स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना कब हुई थी परमाणु प्रशिक्षण केंद्र की? तो आजादी के बाद 1948 में क्या है इसकी स्थापना की गई। तो पहला परमाणु प्रशिक्षण जो है वो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान पोखरण में हुआ था। अब बात करते हैं कब हुआ था? तो ये 18 मई को हुआ था। 18 मई 1974 को जो है वो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। दूसरा भी पूछा जाता है तो दूसरा भी ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है वो कब हुआ था? 1998 में।
2 मई 1998 को दूसरा परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। दोनों जो परमाणु प्रशिक्षण जो है वो कहां हुए थे, तो दोनों पोखरण। पोखरण कहां स्थित है, ये जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर कहां स्थित है, राजस्थान में है। तो क्लियर है, पहला और दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कहां हुआ था, पोखरण में। पहला 18 मई 1974 को हुआ था, दूसरा जो है वो 2 मई 1998 को हुआ था। कहां हुए थे, पोखरण, राजस्थान में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार या मंत्री बोल सकते हैं, सलाहकार या मंत्री या गुरु भी कह सकते हैं। मंत्री या गुरु कौन थे, तो वो कौन थे, कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य। और यह भी ध्यान रखें, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य को ही क्या है, कौटिल्य कहा जाता है। और चाणक्य की एक पुस्तक भी याद रखें, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक के लेखक थे, अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक थी, तो किसकी थी, कौटिल्य की थी। तो चंद्रगुप्त के मंत्री पूछे जाए या गुरु पूछे जाए या सलाहकार पूछे जाए तो कौन थे, कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो पर्वत श्रृंखला, गारो किसकी पर्वत श्रृंखला, यानी गारो एक पर्वत है, श्रृंखला जो है, चोटी कह सकते हैं, पहाड़ी कह सकते हैं, वो किस पर्वत की श्रृंखला है, तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए, गारो और खासी, गारो और खासी जो है दोनों पर्वत किस पर्वत श्रृंखला, किसकी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय की है। किसकी है, हिमालय की है। अगर सथल पूछा जाए ये कहां स्थित है, तो ये मेघालय में। दोनों इंपॉर्टेंट है, खासी भी पूछे, गारो और खासी दोनों किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है। कहां स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार जो है वो किस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की थी, तो वो बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक का जो अधिवेशन जो था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार मात्र एक बार भाग लिया था महात्मा गांधी ने, जिसकी अध्यक्षता की थी। और आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुई थी, 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा क्या है, कांग्रेस पार्टी की क्या है, स्थापना की गई थी। तो क्लियर है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में पहली बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस पार्टी की, तो वो बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1925 में इसकी क्या है, अध्यक्षता की थी। अगला चीन का राष्ट्रीय खेल है। देखिए प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय खेल होता है, तो यहां पूछा गया है चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है। कौन सा है, चीन का जो राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है। नोट करेंगे क्रिकेट का भी पूछा जाता है, नोट करेंगे क्रिकेट का भी पूछा जाता है। तो क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है, तो वो क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी पूछा जाता है, इंग्लैंड भी पूछा जाता है, क्योंकि क्रिकेट खेल जो है वो काफी चर्चित रहता है। फिर बात करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो जर्मनी का है। किसका, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो फुटबॉल है। और मुख्यतः हॉकी जो है वो आप सबको पता ही है किसका है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही क्यों माना जाता है, क्योंकि जो है सर्वप्रथम अगर बात करूं, सर्वप्रथम जो है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, अगर स्वर्ण पदक जीतने वाली जो स्वर्ण पदक टीम पहला क्वेश्चन, स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम जो थी वो किसकी थी, वो हॉकी खेल की थी। किसकी, हॉकी खेल की, जिन्होंने 1928 में जो है पहली बार ओलंपिक खेल में क्या है, स्वर्ण पदक जीता था। मुख्य कारण ये, दूसरा कारण ये है लगातार 6 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम है वो कौन सी थी, वो हॉकी की टीम थी। कौन सी थी, हॉकी की टीम थी। और इसमें खिलाड़ी जो थे, जो मेजर ध्यानचंद जो थे इस टीम में जो क्या है शामिल थे, इसलिए उन्हें क्या है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके साथ साथ एक पाकिस्तान का भी नोट कर लें। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, फील्ड हॉकी। क्या है, फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो पाकिस्तान का है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्लियर है, भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक
कब जीता था? तो 1928 में जीता था। किस टीम ने जीता था? तो हॉकी टीम ने जीता था। अगर पूछा जाए सर्वाधिक किस टीम ने अब तक, भारत ने जो है, भारत की किस टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो हॉकी टीम ने अब तक क्या है, 6 बार स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया NH1 किसे जोड़ता है? NH1 जो है वो किस किस राज्य को जोड़ता है? तो NH जो है वो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, यानी भारत को पाकिस्तान सीमा की रेखा को जोड़ने वाला जो है वो NH1 है। और NH1 को क्या है, शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी मार्ग। शेर शाह सूरी मार्ग किस मार्ग को कहा जाता है? NH1 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? NH1 को जो है वो शेर शाह सूरी जो है मार्ग कहा जाता है, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है, इन्होंने जो है, जो भारत में जो है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो जिसका नाम जो है बाद में इसका नाम क्या दिया गया था? NH1 दिया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शेर शाह सूरी मार्ग भी इसको क्या है, कहा जाता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे NH की, यानी सबसे बड़ा और छोटा पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो NH जो है, बड़े की अगर बात करूं, सबसे बड़ा NH जो है वो कौन सा है? तो NH44। भारत का सबसे बड़ा NH44। इसका पुराना नाम NH44 नाम जो है वो अभी बदला गया, इसका पुराना जो नाम है वो है NH7। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से, यह भी ध्यान रखेंगे, श्रीनगर किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा NH है, जो कौन सा है? NH7। अगर ऑप्शन में पुराने दिए हो तो NH7 और नया नाम अगर दिया हो तो NH44। अब छोटा भी नोट कर ले, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है? NH47A। NH47A भारत का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो क्लियर है। अगर पूछा जाए शेर शाह सूरी मार्ग किसको कहा जाता है? तो NH1 को कहा जाता है। NH1 किन को जोड़ता है? तो दिल्ली और अमृतसर को, या बोल सकते हैं कि भारत को और पाकिस्तान सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो कौन सा है? NH1 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु राज्य तक जो फैला हुआ है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, वो कौन सा है? NH44। छोटा अगर बात करें तो NH47 है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य की स्थापना कोई? देखिए, भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? स्थापना 1953 में। भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य जो था वो कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कब गठित हुआ था? तो ये 1953 में गठित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्य का काल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो संग्रहालय जो है वो कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में से, जनकपुरी नई दिल्ली के अंदर यह स्थित है। और भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड, अगर बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। आप सबको पता है कि भारत की पहली रेल जो कब चली थी? वो 1953 में चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के मध्य। कहां से? मुंबई से थाने के मध्य भारत की पहली रेल चली थी। इंपॉर्टेंटली जो बात आती है वो आती है कि भारत की पहली बोर्ड का गठन कब हुआ है, रेल किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में पहली रेल चलाई गई थी। कहां से? मुंबई से लेकर थाने के मध्य चलाई गई थी। और इसके साथ साथ यह भी नोट कर ले, 1853 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और 1854 में भारतीय डाक विभाग बोल सकते हैं, डाक टिकट
डाक टिकट की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1854 में जो है भारत ने अपनी क्या है पहली डाक टिकट जो है वो जारी की थी। किसके काल में जारी हुई थी? तो दोनों जो है वो लॉर्ड डलहौजी, रेलवे और डाक टिकट दोनों जो जारी कब हुई थी? 1854 में जो है वो डाक टिकट जारी हुई थी। 53 में क्या है रेलवे बोर्ड की गठन हुआ था। किसने किया था दोनों? तो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारतीय रेल का संग्रहालय जो है वो कहां स्थित है? तो नई दिल्ली जनकपुरी में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए पहले हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में कालीबंगा सतलज जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु भी हमने पढ़ा था, मोहनजोदड़ो, सिंधु मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? मोहनजोदड़ो। रावी नदी के तट पर बात करें तो हड़प्पा सतल, हड़प्पा सतल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित कौन सा सतल है? लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद गुजरात। क्लियर है? अगला देखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को जो राज्य जो है वो कब घोषित किया गया था? तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और आप सबको बता दें गोवा जो है वो 1961 में जो है वो आजाद हुआ था। भारत का एकमात्र राज्य है जो पूरा भारत जो है वो 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन गोवा जो है 1947 के बाद भी जो है गुलाम था। किन का गुलाम था ये पूछा जाता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में, किन के अधीन था? तो वो पुर्तगालों के, पुर्तगालियों के अधीन। गोवा किन के अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को कब आजाद करवाया गया पुर्तगालों से? तो 1961 में, और उसके बाद 1987 में जो है इसको क्या है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये काफी चर्चित है, ये ध्यान रखें, क्योंकि बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य जो है इसमें सर्वाधिक जनजाति, सॉरी प्रजाति, जनजाति नहीं प्रजाति, सर्वाधिक क्या है? प्रजाति। सर्वाधिक प्रजाति के जो जीव जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो वो बांधवगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कितने? 250 से अधिक माना गया है। 250 से अधिक प्रजाति के जीव इसमें पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है ये स्थित है, इसलिए क्या है ये चर्चित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीटीआई कहां का समाचार प्रमुख समाचार एजेंसी है? पीटीआई देखिए, पीटीआई इसका मतलब है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह भारत की क्या है? एक समाचार एजेंसी है। भारत की क्या है? एक समाचार एजेंसी है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीटीआई, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये किसकी है? भारत की एजेंसी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। कहां स्थित है? तो ये आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश। कहां से? उत्तर प्रदेश की क्या है? आगरा जिले में क्या है ये स्थित है। एक बात और नोट करेंगे, अकबर ने जो है एक धर्म की स्थापना की, जो काफी पूछा जाता है। तो वो कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन है? तो अकबर हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी जो है वो कहां स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश आगरा जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? ईरान की किस भाग में, सॉरी ईरान नहीं है, संविधान है। संविधान के किस भाग में? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया? संविधान के जो है मूल कर्तव्यों का जो वर्णन जो पूछा गया है वो किस भाग में किया गया था? मूल वर्णन जो है मूल कर्तव्यों का वो भाग नंबर 4 क में क्या है इसका वर्णन किया गया। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में
वो 42वां, कौन सा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, मूल कर्तव्यों को भाग नंबर 4 क में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 के अंदर हुआ था। यह भी याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर क्या है, मूल अधिकारों मूल कर्तव्यों को क्या है ऐड किया गया था, भाग नंबर 4 और क में ऐड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है, ऑप्शन में दिया गया गंगा, गंगा डेल्टा बनाती है, कावेरी भी डेल्टा बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, गोदावरी जो है वो भी डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती, सॉरी नर्मदा और ताप्ती दोनों जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। दक्षिण भारत की बाकी सभी नदियां जो है डेल्टा बनाती है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा जो है नहीं बनाती। दूसरी मुख्य बात इनकी यह है कि ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बहती है। किस में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से यह पश्चिम की ओर बहती है। इनकी मुख्य बात यह है, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो कौन सी है, तो एक तो है ताप्ती और दूसरी क्या है, नर्मदा है। और अपना जल जो है वो कहां गिराती है, यानी मुहाना जो करती है वो अरब सागर में करती है। किस में करती है, अरब सागर में। दक्षिण भारत की दो ही नदियां हैं जो अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेलों की, अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1928 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में कैसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो है वो प्रथम मेजबानी किस देश ने की, या प्रथम मेजबानी देश जो है किसने की थी, तो 1928 में कनाडा ने की थी, कनाडा। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, कनाडा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन और नोट करेंगे, भारत ने कब मेजबानी की, राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी जो है वो भारत ने कब की थी, तो 2010 में। 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें क्या है, भारत ने क्या है मेजबानी की थी। तो क्लियर है, शुरुआत 1928 में हुई थी, भारत ने इसकी मेजबानी जो है वो कब की थी, 2010 में की थी। कहां हुई थी, तो नई दिल्ली में, ये भी याद रखें। कहा जी, तो नई दिल्ली में ये आयोजित हुए थे। और कितने वर्ष के अंतराल से खेले जाते हैं, तो 4 वर्ष के बाद ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर जो है कहां स्थित है। क्योंकि ये क्यों पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया, सर्वाधिक बार लूटे जाने वाला मंदिर जो है वो सोमनाथ मंदिर है, और ये गुजरात के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, ये गुजरात राज्य के अंदर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जहांगीर। अगला क्वेश्चन क्या है, जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है, तो जहांगीर का जो मकबरा जो है, मकबरा या दरगाह, दरगाह जो है वो कहां स्थित है, तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां स्थित है, तो वो लाहौर में स्थित है। कहां स्थित है, लाहौर में स्थित है। कहां स्थित है, लाहौर में स्थित है। दूसरा जो है, जहांगीर जो थे वो अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अकबर के। किसके पुत्र थे, अकबर थे। इनका एक वास्तविक नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम जो था इनका क्या था, वो सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम जो था वो कौन सा था, वो क्या था, जहांगीर का वास्तविक नाम जो था वो सलीम था, और ये अकबर के क्या थे, संतान थे। चलिए अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश जो है वो किस तारीख को जो है स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में यह स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीएसटी का पूर्ण रूप या जीएसटी का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स।
गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी का पूरा नाम है। दूसरा इसकी स्थापना, जीएसटी अगर पूछा जा सकता है जीएसटी की स्थापना कब हुई, इसको लागू कब किया गया भारत में, तो इसको लागू जो है वो 1 जुलाई, जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 2017 को लागू किया गया था। इसका पूर्ण रूप जो है वो क्या है? गुड एंड सर्विस। हमारे जो व्यय जो है उस पर क्या है? आयकर का जो कर जो वसूल है वो क्या है? जीएसटी है। गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था ये? तो ये 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? देखिए ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारा क्या है? गोलार्ध है। ये जो रेखाएं होती है इसको बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण। क्या बोल सकते हैं? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से ये ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो देशांतर रेखाएं जो है, और पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा पूर्व। अब बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है वो कौन सी रेखाएं होती है? वो अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। क्या पूछा गया? अक्षांश रेखाएं पूछी गई है। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो ये बीच की जो रेखाएं होती है, मध्य की जो रेखाएं होती है, मध्य की, जिसको बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको बोलते हैं विषुवत, विषुवत रेखा, या एक बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब समझेंगे क्वेश्चन का आंसर। भूमध्य रेखा होगी एक रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में भी 90 रेखाएं होती हैं, और बात करें दक्षिणी साइड में भी कितनी होती है? 90 रेखाएं होती है। एक इसमें क्या है? ऐड कर देंगे, 90 90 180, और एक हमारी क्या हो गई? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। तो कुल रेखाएं जो होती है वो कितनी होती है? 181 रेखाएं होती है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं कितनी होती है। देशांतर रेखाएं ये होगी, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होगी। तो इस तरफ यानी पूर्व की ओर होती है वो 180 रेखाएं होती है, और 180 ही क्या है? पश्चिम की ओर होती है। तो पूछा जाए देशांतर रेखाएं, क्या पूछा जाए? क्वेश्चन को समझेंगे। अक्षांश रेखाएं पूछी गई है, तो अक्षांश रेखाएं जो है वो कौन सी होती है? ये रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है? ये रेखाएं। इनकी संख्या पूछी गई है 180। देशांतर रेखाएं जो है वो ये रेखाएं हैं, इस तरफ खींची गई है, उत्तर से दक्षिण बोल सकते हैं। तो उनकी कितनी है? 360। कितनी रेखाएं होती है? 360 होती है। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरफ खींची। अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं जो है वो खींची जाती है वो किस तरफ? हम बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। देशांतर रेखाएं किस तरफ खींची जाती है? वो खींची जाती है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। 1 डिग्री अक्षांश। अब क्वेश्चन जो आता है वो देखिए, अक्षांश, अक्षांश रेखाएं जो है हमारी ये रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश जो रेखाएं, ये रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है, और देशांतर रेखाएं जो है वो क्या दर्शाती है? अक्षांश रेखाएं जो है वो समय को दर्शाती है। 1 डिग्री अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री अक्षांश रेखाएं और दूसरी डिग्री अक्षांश रेखाएं, यानी हम बोल सकते हैं अक्षांश रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी हैं? अक्षांश रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं। 1 डिग्री से चलने पर इनकी दूरी होती है। अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है? दूरी को दर्शाती है। देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती है? समय को दर्शाती है। 1 डिग्री यानी एक रेखाएं से दूसरी रेखाएं के बीच का जो समय होता है, 1 डिग्री रेखाएं दूसरी डिग्री को पार करने में कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अक्षांश रेखाएं किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। देशांतर रेखाएं किसको देशांतर रेखाएं किसको दर्शाती है? समय को। अक्षांश रेखाएं किसको दर्शाती है? स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो कौन सा है? तो वो गैनीमेड है। ये उपग्रह भी है, जिसको क्या बोलते हैं? ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और किस ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड? तो ये बृहस्पति ग्रह का है। किस ग्रह का? बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
गैनीमेड है, और गैनीमेड सबसे बड़ा क्या है, सौरमंडल का चंद्रमा है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है नागासाकी पर बम कब गिराया गया। नागासाकी पर जो है वो 9 अगस्त 1945 को क्या है, गिराया गया था। नागासाकी पर किस देश द्वारा गिरवाया गया था, तो ये जापान देश पर गिराया गया था, अमेरिका देश द्वारा। अमेरिका ने गिराया था। किस देश ने, पूछा जाता है काफी बार कि अमेरिका ने जो है जापान की नागासाकी पर जो है वो बम कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945 को। इसके जस्ट 3 दिन पहले जो है वो हिरोशिमा पर बम जो है वो किसने गिराया था, वो भी क्या है, अमेरिका ने ही गिराया था। दोनों शहर जो है वो कहां स्थित है, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां दिया गया दक्षिणी अक्षांश पूछा गया, उत्तरी अक्षांश नहीं पूछा गया। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पूछा जाए तो कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अभी पढ़ा था हमने, 8 राज्यों से होकर क्या है, गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी है। महाराजा रणजीत सिंह ने जो अपनी राजधानी जो बनाई, प्रत्येक साम्राज्य ने अपनी अपनी राजधानी क्या है, स्थापित की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो इन्होंने लाहौर में बनाई थी, और लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, आप सबको पता है। दूसरा मुख्य जो है वो सिख साम्राज्य के संस्थापक या स्थापना, सिख राज साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और दूसरा क्वेश्चन, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है, या शेर का पंजाब भी महाराजा रणजीत सिंह को ही कहा जाता है। तो क्लियर है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान में बनाई थी इन्होंने। सिख साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। शेर ए पंजाब भी इन्हें कहा जाता है, या पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत जो है वो कब आया, देखिए व्यक्ति नहीं था, यह क्या था, मिशन था। जो मिशन जो है वो कब आया था, ये कब आया था, मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है वो ब्रिटेन द्वारा भेजा गया, भारत आया था 1946। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई खेलों में एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। और भारत रत्न आप सबको पता ही है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और निशान ए पाकिस्तान जो है वो, जैसे हमारा भारत का भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वैसे ही है पाकिस्तान देश का पुरस्कार। पाकिस्तान, मुख्य बात है क्वेश्चन जो आता है वो आता है भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान, यानी 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान पाने वाला प्रथम व्यक्ति, या एकमात्र अभी तक एक ही व्यक्ति हुआ, वो व्यक्ति कौन था, तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई को जो है पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया था, और भारत रत्न भी दिया गया था, यानी 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से, यानी स्वर्ण मंदिर का जो है संबंध जो है वो किस धर्म से है, तो आप सबको पता है इसका संबंध जो है वो किस से है, तो वो सिख धर्म से है। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है, ये भी आप सबको पता है, अमृतसर। कहां स्थित है, अमृतसर, पंजाब में स्थित है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण काफी पूछा जाता है। तो निर्माण जो है, इसका निर्माण जो करवाया था गुरु रामदास ने, गुरु रामदास साहिब।
गुरु पूछा जाए कि कौन से क्रम के गुरु थे, तो ये चौथे गुरु थे। चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब ने क्या है, अमृतसर मंदिर, अमृतसर का क्या है, स्वर्ण, अमृतसर में मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। कौन से क्रम के गुरु थे, तो ये चौथे गुरु थे, चौथे क्रम के। अब दो चीजें और नोट करेंगे। प्रथम गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना, या प्रथम गुरु भी बोल सकते हैं, या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। एक अंतिम या बोल सकते हैं 10वां। तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे, तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। तो अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। क्रम के अनुसार सिर्फ प्रथम और अंतिम ही पूछा जाता है, या गुरु रामदास पूछा जाता है, जिन्होंने क्या है, स्वर्ण मंदिर का क्या है, निर्माण करवाया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार, चंडीगढ़ शहर जो है उसका निर्माण, जो नक्शा जिसको बोलते हैं, स्वरूप जिसका तैयार किया था, वास्तुकार जो कौन था, वो ली कार्बोजियर द्वारा क्या है, चंडीगढ़ का क्या है, डिजाइन दिया गया था इसके द्वारा। और चंडीगढ़ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, रॉक गार्डन जो है वो कहां स्थित है, तो वो चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी है। ये आप सबको पता है, एकमात्र राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की। अब बात करते हैं रॉक गार्डन कहां स्थित है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण करता और नोट कर ले, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, इसका निर्माण नेकचंद, किसने, नेकचंद सैनी द्वारा। अगर पूछा जाए रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया, तो नेकचंद सैनी ने इसका निर्माण करवाया था। नेकचंद सैनी गार्डन भी कहा जाता है इसको। पूछा जाए कि नेकचंद सैनी गार्डन कहां स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला, विश्व व्यापार संगठन जो है की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना जो है वो 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना, सबसे पहले तो यह ध्यान रखेंगे, यह विद्युत परियोजना है, यह विद्युत परियोजना है। और किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नदी भी नोट कर लेना, किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और यह विद्युत परियोजना है। और किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, यानी भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो कौन सा है, तो खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न। यहां ऑप्शन में आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिखाई दे रहा है। दूसरा, ध्यानचंद पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद। आपको वहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिखाई दे, तो वहां दिखाई देगा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। वो क्यों, देखिए 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, खेल में भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। हो सकता है आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ना मिले तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो ध्यानचंद पुरस्कार मिलेगा या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। इसकी राशि और नोट कर लेना, इसकी राशि भी पूछी जाती है, तो 25 लाख की राशि दी जाती है। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। आप सबको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने हुए थे, कुल जो है वो 24 तीर्थकर हुए। तो बोल सकते हैं हम 24वें या अंतिम तीर्थकर। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, तो अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे।
और इसके साथ साथ नोट करेंगे 23 में पूछे जाते हैं। 23 में तीर्थकर कौन थे? तो वो पार्श्वनाथ थे। अंतिम और 24 में तीर्थकर कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। और प्रथम भी नोट कर ले, प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? 24। अंतिम महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। और प्रथम की अगर बात करें तो वो कौन से? ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान की काफी बैठकें हुई थी, तो ज्यादातर जो है वो प्रथम और अंतिम पूछी जाती है। तो अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर बात करूं मैं प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक पूछा जाए तो वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को क्या है? प्रथम बैठक हुई थी। इसी के साथ दूसरी भी याद रख लेना, क्योंकि अब ज्यादातर दूसरी ही पूछी जाती है। कोई टीम है उप विजेता या दूसरी या दूसरा छोटा, तो दूसरी जो है वो 11 दिसंबर को 1946 को हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो 26 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान सभा की क्या है? बैठक हुई थी। यह बैठक जो है वो संविधान निर्माण के समय गठित की गई थी। संविधान का निर्माण करने के कारण क्या है? एक संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसकी क्या है? बैठक का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस क्वेश्चन को समझेंगे। नीति आयोग, योजना आयोग। नीति आयोग से पहले इस योजना का क्या नाम था? योजना आयोग। ये क्या थी? योजना आयोग थी। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था। नीति आयोग इसका क्या है? नाम कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2015 में इसका नाम क्या है? बदल दिया गया था। योजना आयोग को भंग कब किया गया था? अगर भंग पूछा जाए तो इसको 2014 में क्या भंग करके क्या इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। एक योजना आयोग का कार्य पूछा जाता है, तो योजना आयोग का जो कार्य जो था वो था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना या पंचवर्षीय योजनाओं का बनाने का जो कार्य जो होता था वो योजना आयोग के तहत होता था। और 2014 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या है? भंग कर दिया गया था। और भंग करके इसका क्या है? नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। नीति आयोग की कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। फिर बात करें इसकी अध्यक्ष की। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री जो है वो होता है वो क्या है? इसका अध्यक्ष होगा। तो अब बात करूं मैं किसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 2015 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो नरेंद्र मोदी थे। अगर बात करूं कि वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कल अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी? तो ये राजस्थान में। कहां लागू हुई थी? राजस्थान में। अगर जिले की बात करें तो नागौर में। कहां लागू हुई थी? नागौर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गंगा की सहायक नदी है। निम्न में से गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, यमुना भी सहायक है, कोसी भी। ताप्ती गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। इसके साथ साथ नोट कर लें इसकी भागीरथी। अभी पढ़ा था हमने, भागीरथी नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। सोन भी गंगा की सहायक नदी है। क्या है? सोन भी क्या है? गंगा की क्या है? सहायक नदी है। और एक महानदी, महानदी भी क्या है? गंगा की। ये सभी क्या है? सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब भाषा की। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, तो यहाँ पंजाबी भाषा की पूछी गई है। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? तो गुरमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की क्या है? लिपि है। इसके साथ साथ नोट कर लें देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की है। सॉरी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और खरोष्ठी जो लिपि है वो किस भाषा की है? तो वो संस्कृत की। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी है। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो वो किसकी है?
गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की। मुख्य क्वेश्चन नोट कर लें एक, सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी, प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि जो है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन लिपि जो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता था। देखिए क्यूबा में जो है वो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता था। क्या होता था? गन्ना सर्वाधिक उत्पादक होता था। उत्पादक जो होता था वो क्यूबा में होता था, इसलिए जो है इसको क्या है? चीनी का कटोरा कहा जाता। अब जो है अगर पूछा जाए वर्तमान में, अगर पूछा जाए वर्तमान में गन्ना जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अब वो ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में होता है, क्यूबा में नहीं होता। तो क्लियर है, चीनी का कटोरा जो है वो किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये नाभिकीय है। ये नोट कर ले, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये। कहां? केंगा जो है ये नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहां स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा उपग्रह कब छोड़ा गया? भारत का देखिए सबसे पहले तो पहला पढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। यहां क्या पूछा गया है? दूसरा। तो दूसरा जो है वो 1989 में छोड़ा गया। कब छोड़ा गया दूसरा? 1989 में छोड़ा गया। अगर नाम पूछा जाए कि दूसरा उपग्रह कौन सा था, तो वो भास्कर उपग्रह था। दूसरा उपग्रह कौन सा था? भास्कर उपग्रह था, जिसे 1989 में छोड़ा गया। प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसको क्या है 1915 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुई थी? आयुष्मान भारत योजना जो है वो कब लागू हुई थी? तो ये योजना जो है वो 1 अप्रैल, कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2018 को ये लागू हुई थी। कब हुई थी? बीपीएल जो लोग थे, बीपीएल लोग जो थे उनको क्या है बीमे की जो योजना थी, क्या है बीमे की यह योजना थी, ये लागू है 1 अप्रैल को पारित कर दी गई। इसको पारित कर लेना, सॉरी 1 अप्रैल को क्या है इस योजना को पारित कर दी थी। उसके बाद 14 अप्रैल आती है, 14 अप्रैल 2018। 14 अप्रैल 2018 को एक जयंती आती है BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। इस दिन इसको क्या है लागू, शुभारंभ किया गया था। इसका पारित या लागू जो है वो 1 अप्रैल को कर दी गई थी। इसका शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को, यानी BR अम्बेडकर जी की क्या है जयंती पर इसको क्या है पारित किया गया था। अब बात करें किस राज्य में सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया था, तो वो झारखंड राज्य में। अगर पूछा जाए आयुष्मान योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो झारखंड में किया गया। शुभारंभ कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। पारित यानी लागू कब किया था? 1 अप्रैल 2018 को इसको क्या है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी कृति है, या जो मेघदूत जो है पुस्तक जो है वो किसकी लिखी गई है? तो वो कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो है फतेहपुर में, सॉरी दिल्ली के अंदर स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी कांड घटना कब हुआ? देख काकोरी कांड घटना जो है वो किस वर्ष घटी थी? काकोरी कांड घटना जो है वो 1925 में घटी थी। कब घटी थी? 1925 में क्या है यह घटना घटी थी। और एक इसका नायक पूछा जाता है, वो नोट कर लें। इस घटना का नायक जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इस घटना के क्या है नायक माने जाते हैं। और काकोरी कांड घटना जो है कब घटित हुई थी? 1925 में हुई थी। कहां हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में।
उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में हुई थी, जो लखनऊ जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, राजधानी है। एक और देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो यह समझेंगे महापरिनिर्वाण, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उसको क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। तो महापरिनिर्वाण जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी मृत्यु घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया। कहाँ हुई? तो ये कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में जो है इनकी क्या है, कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण इस मृत्यु को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? एक पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है, एक पुराणों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले नोट करें, पुराणों की संख्या 18 होती है और वेदों की संख्या हमने अभी पढ़ा था 4 होती है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 होती है। क्लियर है? इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? ये भी हमने पढ़ा था। तो किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद को क्या माना जाता है? यज्ञ। क्या कह सकते हैं? यज्ञ या यज्ञ वेदी का जो या मंत्रों का उच्चारण उल्लेख, जो प्रक्रिया है मंत्रों के उच्चारण का, उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का, किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में जो है वो जादू टोणों का क्या है, उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका की गुफा कहां स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा का स्थान पूछा जाता है, तो कहां स्थित है? अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में स्थित है। अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा कहां स्थित है? अब्दुल्लागंज क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, किस लिए विकसित है, जो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जानी जाती है? तो शैल चित्र के लिए। किस लिए? शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है, जानी जाती है। और कहां स्थित है? अब्दुल्लागंज दिया हो या राज्य दिया हो तो मध्य प्रदेश राज्य में यह क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो है वो कौन बने हैं? वो है अनिल कुमार लोहाटी जो है वो रेलवे बोर्ड की क्या है, नए सीईओ बने हैं। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा था 1953 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा कप। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा कप, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो 2022 का खिताब जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था। किसी देश ने जीता था? अर्जेंटीना देश ने जीता था। और 2022 के जो फीफा विश्व कप हुए थे, फीफा विश्व कप हुए थे, वो कहाँ हुए थे? तो कतर में आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे? कतर में यह आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट की विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2022 का खिताब किसने जीता, या प्रथम पहले स्थान पे कौन सी टीम रही थी? तो वो सौराष्ट्र की टीम रही थी। सौराष्ट्र टीम जो है वो किस राज्य की टीम है? सौराष्ट्र किस राज्य की टीम को बोला जाता है? तो गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की टीम जो है वो क्या है, सौराष्ट्र टीम जो है इसमें प्रथम स्थान पे रही थी या खिताब जीता था। उपविजेता, उपविजेता भी ध्यान रखिए, उपविजेता या दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रही थी? तो वो महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र के किस राज्य की? महाराष्ट्र राज्य की जो है वो क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जो है वो उपविजेता महाराष्ट्र की टीम रही थी। और सौराष्ट्र गुजरात की टीम जो है प्रथम स्थान पे रही थी, जिनने क्या 2022 का क्या है खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन इस सेक्शन का, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो फिनलैंड इसका क्या है 31वां देश बना था। ये आज के सेक्शन का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आप सबको कि हमारा सेक्शन काफी अच्छा लगा होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, हमारे सेरेडा क्लासेज ऐप, हमारे सेरेडा क्लासेज ऐप पे 3500 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो ट्रेडमैन और कांस्टेबल, सीआरपीएफ ट्रेडमैन और कांस्टेबल की क्या है पीडीएफ जो है इस पे अपलोड की गई है। तो सेरेडा क्लासेज ऐप को आप एक बार विजिट करें, वहां से इस पीडीएफ को क्या है रीड करें। सेरेडा क्लासेज ऐप का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या है हमारे ऐप को डाउनलोड करें और इसकी ओरिजिनल पीडीएफ
इस जो 101 क्वेश्चन जो हमने एनालिसिस किए इसकी ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी टेलीग्राम चैनल पे क्या है अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।